बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे NA-249 की। फैसल वावडा ने अपनी नशस्त छोड़ी, सेनेटर मुंतखब हुए। उसके बाद आज ज़िमनी इंतखाब जो है वो कराची में हुआ। इस ज़िमनी इंतखाब का टर्न आउट इतना अच्छा नहीं रहा, उसकी मुतादिद वजूहात हैं, लेकिन इस हल्के में हमेशा से एक टफ मुकाबला रहा है बड़ी सियासी जमातों के दौरान। तीनों बड़ी सियासी जमातें इसमें हिस्सा ले रही हैं। साथ PSP के मुस्तफ़ा कमाल और तहरीक लब्बैक के जो है उम्मीदवार भी हैं, और हमारे पास जो अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं उनके मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। पूरे दिन पुरअमन तौर पर जो है ये इंतखाबात होते रहे। आज जो है हम इस पूरे दिन की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी प्रोग्राम में स्टोरी शामिल करेंगे बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से। पाक भारत बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और उसमें मस्बत पेशरफ्त हो रही है। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से खबरें हैं कि दोनों इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान के और भारत के ये मिले हैं और बैकडोर जो राब्ते हैं वो बहाल हैं, और इसके हवाले से कि पॉइंट्स तय किए जा रहे हैं, किन पॉइंट्स पे निगोशिएशन होनी है। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में ये भी शामिल करेंगे कि सऊदी वली अहद का जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें बयान दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कि ईरान से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। ये खत्ते में क्या चेंजेस होने जा रही हैं? पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की अगर बात करें, ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात की बात करें, एशिया की अगर खसूसी तौर पर बात करें तो ये चेंजेस क्यों हो रही हैं, ये क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इससे खत्ते का अमन बहाल होगा, इस पर भी बात करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले चलते हैं NA-249 पे। NA-249 पे पूरा दिन क्या होता रहा, हमारे साथ जिले हैदर साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं कराची में GTV के। बहुत बहुत शुक्रिया जिले हैदर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपसे अपडेट चाहूंगा, आज पूरे दिन में क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ होता रहा? पुरअमन तरीके से ये पोलिंग हुई और इसके बाद ये हल्का कंसिडर किया जाता है, बड़े टफ यहाँ पे इलेक्शंस होते रहे, इस हल्के की तारीख है। तो आज कौन मार्का मारेगा? क्या हल्के की में जो लोग हैं उनसे जब बातचीत हुई तो राय है उनकी? शुक्रिया कंबर। सबसे पहले तो बताऊं, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये हल्का जो है शुरू से सियासी गहमा गहमी का मरकज़ रहा है। यहाँ पे बड़े नामी गिरामी लोग जो हैं ये इलेक्टेड हुए हैं, लेकिन इस हल्के की एक बदकिस्मती ये भी कह लें कि यहाँ पे तरक्याती काम की रफ्तार जो है वो बिल्कुल सुस्त रही है। आज की अगर हम बात करें ज़िमनी इलेक्शन की, 249, क्योंकि यहाँ काफ़ी गहमा गहमी देखने में आई थी शुरू दिनों में, लेकिन आज इलेक्शन वाले दिन जिस दिन वोटिंग थी, वोटर्स को घर से निकलना था, तो टर्न आउट जो है वो निस्बतन पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में बहुत ही कम रहा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 12 से 15% जो है वो वोटिंग जो है वो कास्ट हुई है, वोट कास्ट हुआ है, लोग घरों से नहीं निकले। कई वजूहत भी इसकी हो सकती हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने घर में रहें। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी, कोरोना की एक वबा थी, उसका भी लोगों को सामना करना पड़ा था। तो कई ऐसी वजूहत थी जिस पे हम ये कह सकते हैं कि वोटर जो है वो घर से नहीं निकला। लेकिन फिर भी अगर हम अदाद-ओ-शुमार गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज देखें, तो 47 इस वक्त पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं। इसमें जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो 4548 नंबर लेके पहले नंबर पे हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल की अगर हम बात करें तो 3316 वोट उन्होंने अब तक ले चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PSP के मुस्तफ़ा कमाल, काफ़ी उम्मीदें उनसे इस दफ़ा वाबस्ता थी, लोगों को काफ़ी उम्मीद थी और काफ़ी अफ़वाहें भी सरगर्म थी कि इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल जो है वो पिछली जो PSP ने वोट लिए थे, वो 1500 वोट लिए थे। फ़ौज़िया हमीद यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी PSP के टिकट पे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1500 वोट लिए थे। लेकिन इस दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल के बारे में ये पेशेंगोई की जा रही थी कि वो ज़्यादा वोट लेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने 47 पोलिंग स्टेशंस में इस वक्त 15,1577 वोट अब तक हासिल किए हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है TLP कलदम, उसने 1147 वोट लिए हैं। इसी तरह QM के मुरसलीन जो हैं वो 992 वोट अब तक हासिल कर चुके हैं। तो अभी नतीजा आना बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है। 276 पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें से सिर्फ 47 के अब तक नतीजे आए। तो गहमा गहमी इतनी कंबर यहाँ देखने में नहीं आई है, लोग वोट कास्ट करने नहीं आए हैं। कैंडिडेट्स के जो वर्कर्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह लोगों को घर से निकाला जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे हैं। जिले जी। हैदर साहब ये बताएं कि 184 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया था, पूरे दिन में कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया? जी नहीं, गुज़िश्ता रात एक छोटा-सा इंसिडेंट हुआ था जिसमें
लगने से एक शख्स जख्मी हुआ था। लेकिन आज जो हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए थे, उसमें किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि वहाँ पे वोटर्स की तादाद जो है वो इतनी नहीं थी, सियासी जी। वर्कर्स की तादाद जितनी नहीं थी, क्योंकि नाखुशगवार वाकया उस सूरत में पेश आता है जब वर्कर्स की दोनों तरफ से जो है वो एक मजमा होता है, ठीक। एक जम में गप्पी होता है, नारेबाजी होती है, तो उसमें कशीदा सूरत हाल पैदा होती है। जी। ठीक। अमजद अफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीटीआई के कैंडिडेट हैं 249 से, उनसे भी बात करेंगे। अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज दिन भर आप लोगों के लिए तो एक टफ दिन था, मुश्किल स्केड्यूल रहा होगा, टफ रहा होगा। मुझे ये बताएं कि क्या देखते हैं अब तक जो इंतखाबी नताइज आ रहे हैं पीटीआई के लिए बहुत ज़रूरी है। फैसल वावडा साहब ने ये सीट खाली की है, आप ही के उम्मीदवार हैं, अगर रिटेन की तो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, ना रिटेन की तो एक बयानिया पीछे आपके मौजूद है जो कि आपको हॉन्ट करता रहेगा। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इनके अभी तक हमारे पास तो थोड़े ही रिजल्ट आए हैं और टीवी के जरिए एक प्रोग्राम कोई रैंक बता रहा है, दूसरा प्रोग्राम कोई रेट्स बता रहा है, कोई स्कोर बता रहा है। तो अब देखते हैं इसमें टोटल फैसला कितने पर होता है और तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशन के बाद ही किसी साइड जाएंगे। तो अभी तो स्टार्ट है, अभी कौन से पोलिंग स्टेशन ये उठा रहे हैं, कौन से रिजल्ट ले रहे हैं और किस पर बात कर रहे हैं। टर्न आउट कम था, इस वजह से रमजान था, शदीद गर्मी थी और तो उसकी वजह से तो हुआ टर्न आउट। और कोरोना के एसओपीज का भी इशू था, लोग नहीं निकले, कम तादाद में निकले। बिल्कुल सही बात है। हमारे नुमाइंदा भी ये बता रहे थे, जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं कराची से, वो जिक्र कर रहे थे टर्न आउट का। मुझे ये बताएं अमजद साहब, आज पूरे दिन की जो पोलिंग होती रही, जो तमाम तर इलेक्शंस की कार्रवाई चली, उससे आप लोग मुतमईन है, कोई रिजर्वेशन तो नहीं है? नहीं, देखें, बड़ा जबरदस्त इलेक्शन होता, तमाम साइड से, तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से। हमने शुरू में एप्लीकेशन डाली थी कि अगर इसे संडे को कराया जाता है या रमजान के बाद तो ये इस तरह के इश्यूज ना होते। खैर, अभी इलेक्शन हो गया, अब हमने वोट कास्ट कर लिए, तमाम चीजें हो गई हैं। अल्लाह रिजल्ट देखते हैं, हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट आ जाए उसके बाद बात करेंगे। अमजद साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पानी का मसला है इस हल्के में, इस पानी के मसले को एड्रेस करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें स्लोगन्स लगाती रहीं कि हम हल करेंगे। पीटीआई के फैसल वावडा साहब यहाँ से सिलेक्ट हुए थे और वो तो वज़ीर पानी और बिजली रहे हैं। अगर वो नहीं इस हल्के में पानी दिलवा सके तो लोग क्या उम्मीदें रखें फिर? देखें, वो वफाकी वजीर थे और वो इस वक्त डैम पर काम कर रहे थे। यहाँ इलाका 18वीं तरमीम में हम पानी पर कौन सा काम कर सकते हैं। फिर भी 40 से 50 करोड़ रुपए के फंड लगे इस हल्के के अंदर, जो गुज़श्ता 20 साल में काम नहीं हुए थे, उस पर हमने काम कराना शुरू किया। खैर, लोगों ने हमें उस पर रिस्पॉन्स भी दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोगों की मोहब्बत यहाँ पर कायम दायम है। इंशाल्लाह कंप्लीट रिजल्ट आएंगे, आपको पता तमाम चैनल्स को और जो ये अपने अपने सर्वे दे रहे हैं, तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक। मैं ज़िले हैदर की जाने पाऊँगा। ज़िले हैदर साहब, आप क्या समझते हैं इलाके के मसाइल? मैं सुन रहा था लोग पानी का मसला है, इसके साथ लोग सड़कों की भी बात करते हैं, लोग फिर महंगाई का भी इशू लेके जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हुकूमत को। अगर यहाँ से पीटीआई का उम्मीदवार सेलेक्ट नहीं होता है तो वो जो बयानिया है कि पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग हैं और ख़ुसूसन कराची में उनके ख़िलाफ़ वोट जा रहा है, तो वो उसको तक़वियत मिलेगी। क्या समझते हैं आप? देखिए गब्बर, बिल्कुल आपने सही आफरीदी साहब से सवाल भी किया था, उन्होंने जवाब भी अच्छा दिया था कि रिज़ल्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि लोग जो है वो पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं, हिमायत में वोट दिया है या नहीं दिया। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है, महंगाई की अगर बात करें तो देखिए वो पूरे मुल्क में है। महंगाई का रोना जो है वो हर सूबा, हर इलाके के लोग जो हैं वो रो रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर मसाइल, जो ख़ास मसाइल हैं, जो कि एक निचले तबके के मसाइल हैं, वो बल्दिया टाउन में देखे जा सकते हैं। हमने 3-4 दिन विज़िट किया है यहाँ पे, इस इलाके को देखा है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई हो, जो बिल्कुल सीक्वेंस में बनी हो, जहाँ पे किसी को, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, तमाम गलियाँ जो हैं वो टूटी हुई हैं। पानी यहाँ पे नायाब है, लेकिन
एक हैरत अंगेज और अफसोसनाक बात मैं आपको कंबर ये बताऊं यहाँ पे कि सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पीछे जितना इलाका है, 24 की मार्केट, अतराफ, अमजद आफरीदी जी जानते होंगे अच्छी तरीके से, यहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी नायाब है। लेकिन उसके बिल्कुल बराबर में ही वहाँ कई हाइड्रेंट हैं जो कि मेन लाइन में बोर करके पानी बेचा जा रहा है। इसी आबादी का पानी जो है यहाँ पे बेचा जा रहा है। कई इलाकों में गैस नहीं है, गैस की लीकेज है, यहाँ पे कई हादसा पेश आ चुके हैं, लेकिन गैस का प्रॉपर इंतजाम नहीं किया गया। कई लाइट का मसला है, कई कई घंटे लाइट जो है यहाँ पे आंख मिचौली चलती है, गायब हो जाती है, लाइट नहीं होती है, एहतजाज होता है, लोग सड़कों पे आते हैं, पानी के लिए लोग सड़कों पे आते हैं। तो मसाइल का एक पूरा एक पलंदा है, एक पूरी फहरिस्त है जो कि हल करना कामयाब उम्मीदवार के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। फैसल वाडा जो जी अमजद साहब, जी आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग वोट लेते हैं और सिलेक्ट होके असम्बलीज में आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह करे आप लोग जीते हैं, अगर फिर देखने में ये आता है कि उम्मीदवार जो है पकड़ाई नहीं देते हैं हल्के के लोगों को, और हल्के के लोग ये शिकायत करते हुए मीडिया के पास और अखबारों के पास जाते हैं कि इलाके में काम नहीं हो रहे हैं। तो सर ये ट्रेंड, ये कल्चर, ये कब ख़त्म होगा? देखिए, ये लोकल नुमाइंदों के काम है, सारे बल्दियात के काम है। और जो मेरे भाई ने कहा, मैं इनसे एग्री करता हूँ, पानी की बिल्कुल चोरी होती है यहाँ पर, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बने हुए हैं और पानी की लाइनें चोरी की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर फंड काम नहीं हुए, जो गैस की लीकेज का भी इनका, उस पर भी मैं एग्री करता हूँ। बहुत सारे मसाइल हैं बल्दिया टाउन में, क्योंकि ये नज़रअंदाज हुआ है इलाका 20 से 22 सालों में। तो हमने इस पर काम कराना शुरू किया था। अब आवाम का देखते हैं कि क्या और किस तरफ जाती है। जब रिजल्ट कंप्लीट आ जाएगा हमें भी इसका अंदाजा हो जाएगा। बड़े मुतमईन है। अब जो 3 सर्वे हुए बिल्कुल न किसी पार्टी की तरफ से, उसमें भी हम सबसे आगे थे कल तक की जो रिपोर्ट थी। और आज भी माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से लोग जो आए वो हमारे ही कैंप पर थे। और अमजद साहब, मिफ्ता इस्माइल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वजीर खजाना भी मुल्क के रहे हुए हैं, और एक कंसिडर किया जा रहा है आपको टफ टाइम देंगे। मिफ्ता इस्माइल की कैंपेन भी हमने देखा कि काफ़ी ज़ोरों शोर से जारी रही। कोई ख़तरा महसूस तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई खतरा नहीं है मिफ्ता साहब का। मैं तो खुद परेशान हूँ, ये जो रिजल्ट दिखा रहे हैं हमें। अभी देखते हैं, कंप्लीट रिजल्ट होने दे, उसके बाद बात करेंगे। चलें जी, रिज़ल्ट आने का सिलसिला जारी है और कंप्लीट रिज़ल्ट के बाद ही हतमी तौर पर कोई बात की जा सकती है। ज़िले हैदर साहब हमें अपडेट कर रहे थे, अमजद अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, NA 249 में क्या कुछ हो रहा है आपको बता रहे थे। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। और पाकिस्तान और इंडिया में बैकडोर डिप्लोमेसी, इसके साथ साथ इंटेलिजेंस चीफ के बैकडोर राब्ते आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे बैकडोर राब्तों की। पाक भारत जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुस्बत पेशरफ्त हो रही हैं। ये बैकडोर चैनल से राब्ते 2 इंटेलिजेंस चीफ के दरमियान हो रहे हैं। सियासी जो लीडरशिप है अभी वो इसमें इंटरवीन नहीं कर रही है। क्या ये बैकडोर राब्ते इतने कारआमद साबित होंगे कि हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ पहुंच सकें? पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है कि इंडिया 35A और आर्टिकल 370 वाले इक़दाम को वापस ले। इंडिया ने भी इस पर जो है एक मुस्बत जवाब दिया, लेकिन बात अभी तक चल रही है। थोड़े से हम अगर बात करें कि थोड़ी सी मुस्बत पेशरफ हमें ज़रूर नज़र आई है। इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद अमीन साहब, सीनियर सफ़ीर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, सफ़ीर भी रहे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। ब्रिगेडियर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सर क्या देख रहे हैं आर्टिकल 35A के हवाले से? क्या इंडिया इस बात पर रजामंद हो जाएगा कि वो इस इक़दाम को वापस ले, ताकि हमारी जो निगोशिएशंस हैं बैकडोर जो चल रही हैं वो आगे बढ़ सकें? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको थोड़ा इख्तलाफ करूँगा आपसे। आपने जब ये कहा कि इंटेलिजेंस ऑफिशियल के मिल रहे हैं सीक्रेटली, जो जिस तरह सुनने में आ रहा है UAE में या UAE स्पॉन्सर्ड ये मुलाकातें होनी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान,
तो ये याद रखें कि अगर मान लेते हैं कि वाकई इंटेलिजेंस ऑफिशियल एट सम लेवल जो है उनकी मुलाकात हुई है, तो याद रखें ये दिस कैन नेवर बी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। आपको मालूम होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर साहब 2 मरतबा यूएई गए पिछले 8-10 हफ्तों में। तो वो जब जो आपने जो कहा कि पॉलिटिकल लोग लीडरशिप इन्वॉल्व है या नहीं, अप्रूवल बिल्कुल, अगर कुछ ये पेशरफ्त हो रही है या अपना आगे मामला चले, यूएई ने अगर मीडिएशन की कोशिश की है तो ये जाहिर बात है इट हैज़ टू बी विद द कंसेंट ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन बोथ साइड्स। यानी कि यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है इंडिया की तरफ से भी। तो लिहाजा हम इसको वेलकम तो करते हैं। वैसे तो आजकल ये पूरा सीजन है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स का फॉर पीस, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। अफगानिस्तान में आप देख लें क्या मामला चल रहे हैं, ईरान सऊदी अरेबिया के मामले में वो टेंशन रिड्यूस करने को तैयार हैं, और फिर अब इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन फिर मैं आपसे एक और बात पे एग्री करूंगा, डिसएग्री करूंगा। आपने कहा कि जी पेशरफ्त हो रही है इंडिया पाकिस्तान, और भाई अभी तक सिर्फ जो पेशरफ्त हुई वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुई है, और वो उसको 8-10 हफ्ते से जो सीज फायर है वो होल्ड कर रही है। अभी आप मुझे बताएं, अगर यूएई ने कोई अपने गुड ऑफिस अपने इस्तेमाल किए हैं और इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई बैकडोर अगर किया है, जो कि अभी भी आप देखें हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब इशारा करते हैं लेकिन खुल के बात नहीं कर रहे, और उन्होंने ये कहा कि मुनासिब वक्त पे पाकिस्तानी कौम को फिर कॉन्फिडेंस भी लिया जाएगा, विच इंडिकेट कि ज़रूर हो कुछ रहा है। इंडिया की तरफ से अभी तक कोई मुस्बत, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई कि हम ये कहें कि अदर देन वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला मामला है कि और मामला में ब्रेक थ्रू होगा। आपने आर्टिकल 35A की बात की, एक्चुअली 35A तो नंबर 2 क्लॉज है, मेन तो आर्टिकल 370 है, और वो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली कई मरतबा कहा है। मेरे ख्याल आर्मी चीफ ने भी कई दफ़ा अपनी ये सीनियर जर्नलिस्ट से मुलाकातों में रिसेंटली उसमें भी कहा है कि हमारी पोजीशन क्लियर है। जब तक वो प्री 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पे नहीं जाते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, आर्टिकल 370-35A को रिवोक नहीं करते हैं, कोई बातचीत का आगे मामला नहीं चल सकता। मैं ब्रिगेडियर साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं एक दो चीज़ों की वजाहत यहाँ पे करता चलूँ। एक तो वजाहत सबसे पहले ये है कि ये जो मामलात हैं ये पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर शुरू हुए हैं, और बाकायदा तौर पर ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने इसकी इजाज़त दी थी तब ये मामलात शुरू हुए हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, इन तमाम चीज़ों को रखने का मकसद ये है कि हम कश्मीर के अपने स्टांस से पीछे नहीं हटे हैं। हमारा प्रिंसिपल स्टांस कश्मीर है, लेकिन साइड बाय साइड हम दूसरे इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर थिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि अगर हम भारत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, कश्मीर एक उसका अहम नुक्ता है और उसके बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब इसकी नफ़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये मुलाकातें हुई हैं और इसके हवाले से कुछ पेशरफ ज़रूर हुई है। मैं शाहिद अमीन साहब की जानिब बढ़ूंगा। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो डिप्लोमेसी अब हो रही है, एक पीस डिप्लोमेसी हम देख रहे हैं, तो ये किस हद तक कारआमद है, खित्ते के लिए कितने मस्बत नताइज ये लेके आएगी? यकीनन कुछ ना कुछ पेशरफ्त तो हुई है और कुछ मस्बत नताइज नज़र आते हैं। ये जो डायलॉग है ऐसे ही नज़र आता है कि ये यूएई इसमें मेनली इन्वॉल्व है, गालिबन सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है, हो सकता है अमेरिका भी इन्वॉल्व हो इसमें। असल में जो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके करीबी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ भी, इंडिया के साथ भी, जिनमें ईरान भी शामिल है, वो यकीनन इसके हक में है कि इंडिया पाकिस्तान में हालात में कुछ बेहतरी आए। एक तो उनके लिए बड़ी दुश्वारी हो जाती है कि जब हमारे इंडिया पाकिस्तान में शदीद तनाज़ा होता है तो ये मुल्क जो है एक लिहाज से एक डायलामे में होते हैं कि इंडिया की तरफ बात की जाए तो पाकिस्तान नाराज़ होगा, पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया जाए तो इंडिया नाराज़ होगा। तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए। दूसरे सब जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकतें हैं, इनके दरमियान टकराव जो है, तनाव जो है, न सिर्फ इलाके के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए एक शदीद खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए इसमें तो कोई शुबा नहीं कि एक देर इज़ ए पीस लॉबी जिनका कौमी मफाद भी है, बैनुल अक़वामी हालात को देखते हुए भी ये मुनासिब नज़र आता है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी लाई जाए, और पिछले दिनों इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। यकीनन इसमें जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की मर्जी के बगैर तो हो ही नहीं सकता ऐसा डायलॉग। मैं डायलॉग का बहुत हक में हूँ। मैं शायद 39 साल में सब डिप्लोमेट रहा हूँ, 18 साल सफ़ीर रहा हूँ। मैं इस बात का शदीद मुखालिफ हूँ कि
बातचीत का सिलसिला रोक दिया जाए। और ये कहना कि दुश्मन है, ये वो दुश्मन के साथ तो असली बातचीत होती है भाई, दोस्त के साथ तो बातचीत वो गले मिलने वाली बातचीत होती है। असल बातचीत तो दुश्मन के साथ होती है कि भाई किस तरीके से मामला को बेहतरी की तरफ लाया जाए। और आपने देखा है कि हमेशा से तारीख रही है, याद है आपको सलीबी जंगों में सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक तरफ से किंग रिचर्ड सेकंड अपनी इंग्लैंड के दूसरी तरफ से आपस में बातचीत का सिलसिला मुस्तकिल जारी था। तो ये तो एक हमेशा की एक रिवायत है जो पाकिस्तान में बाज लोग इस बारे में बड़ा एक किस्म का हार्ड लाइनिंग स्टांस लेते हैं कि बातचीत हो ही नहीं सकती। भाई बातचीत के बगैर मामला कैसे आगे बढ़ेगा। मेरे ख्याल में हमारी तरफ से ये भी बहुत ज्यादा जो पब्लिकली लिया गया है ये पोजीशन के 370 को खत्म किया जाए, वरना कुछ नहीं हो सकता। ये भी एक नो गो सिचुएशन, इंडिया नहीं चेंज करने वाला। खासतौर पे पाकिस्तान के कहने पे चेंज करेगा तो इंडिया में तो लोग उनकी हुकूमत के वो कहेंगे आपने सरेंडर कर दिया है, पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर आपने क्या कर दिया। लेकिन तो सर ये मैं इसमें मैं एक चीज एडिशन करना चाहता हूँ कि एक तो ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी की दावत है ये इंडिया ने ही हमें दी है। दूसरी बात ये पाकिस्तान पे इस टाइम कोई प्रेशर नहीं है इन मुज़ाकरात का। पाकिस्तान एक फ्री एटमॉस्फेयर में मुज़ाकरात कर रहा है, तो क्या इसमें ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है? यानी ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहूंगा। देखें, एक चीज़ और मैं आपकी नॉलेज में ला रहा हूँ कि आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ हफ्ते से, अब वो जब पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जिक्र करते थे तो हिटलर मोदी, आरएसएस, फाशिस्ट मोदी और वो उस तरह की बातें आपने नोट किया पाकिस्तानी मीडिया में भी ख़त्म हो गई हैं और प्राइम मिनिस्टर भी ऐसी अब गुफ्तगू कम कर रहे हैं। तो वो इंडिकेट तो कर रहा है कि एट दी हाईएस्ट लेवल सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बिल्कुल वो चाहती है कि इंडिया के साथ मामला चले। पाकिस्तान के अवाम भी कहते हैं, कोई यहाँ नहीं कह रहा कि हम इंडिया पे चढ़ाई कर दें और जंग हो जाए और ये हो जाए, नहीं। लेकिन मसला सारा ये है कि जब हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन है कि जब तक आप आर्टिकल 370 से 35A से पीछे हटेंगे नहीं, प्री 5 अगस्त 2019 के स्टेटस पे नहीं जाएंगे, आपसे बातचीत हम नहीं कर सकते। अब ये एक अगर हम मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे मोहतरम एम्बेसडर साहब फरमा रहे हैं, अगर हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, इस पे फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं और तो फिर मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान के अवाम को ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैसे फेस करेगी, कश्मीर के अवाम को ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैसे फेस करेगी। और इट विल बी जस्ट लाइक डंपिंग द कश्मीरीज या डिचिंग द कश्मीरीज, तो वो तो हो नहीं सकता। तो हम इसका ये हल है कि देयर हैज टू बी अ गुडविल जेस्चर, अ बिग जेस्चर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। मानते हैं कि वो इस वक्त कॉर्नर्ड हैं, उनके अंदर हालात देखें कोरोना के हैं, चीन के साथ क्या मामलात हैं, अपना अफगानिस्तान से वो घबराए हुए हैं कि अगर ये अमेरिकन जब चले जाएंगे तो वहाँ पे तालिबान को वो कैसे फेस करें, तालिबान के साथ कैसे वो काम करेंगे, सिविल वॉर हो जाती तो क्या उनका रोल होगा, इंडियंस का वहाँ पे उनके बड़े इंटरेस्ट हैं, तो वो फंसे हुए इस वक्त। तो लिहाजा जिस आपने कहा कोई इसमें कोई ये बात समझ में आती है कि वो भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात में बेहतरी है, टेंशन कम हो, दो तरफा ट्रेड हो, डायलॉग हो वगैरह। आप सही कह रहे हैं कि हम अपने प्रिंसिपल स्टैंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सऊदी अरब और ईरान के हवाले से जो पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है, जो मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया, उस पर डिस्कस करते हैं। दोनों मौजूद में हमारे ग्रामी मेरे साथ ही रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सऊदीया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक सरकारी टीवी को इंटरव्यू में ये बात कही है कि वो ईरान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। आखिर ऐसा मोहम्मद बिन सलमान ने क्यों कहा अपने रवायती हरीफ ईरान के बारे में, जिनसे मुतल्लिक उनका लबो लहजा हमेशा से सख्त रहा है? तो ये तब्दीली की क्या वजूहत है? शाहिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद साहब से जानेंगे। शाहिद साहब, ये खित्ते में हम देख रहे हैं तब्दीली। अगर पाक भारत मुज़ाकरात की बात कर रहे थे हम इससे पहले सेगमेंट में, ईरान और सऊदीया की डिप्लोमेसी की बात करें, इस हवाले से खबरें भी आ रही हैं कि इराक इंटरवीन कर रहा है और इराक की वज़ीर आज़म के जो है वो उसमें सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो ये तमाम बातें अगर हम देखें तो आप समझते हैं कि
क्या वाकई सऊदीया इंटरेस्टेड होगा ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में, और अगर होगा तो उसकी क्या वजूहत हैं? लेकिन जी माजी में बल्कि किंग अब्दुल्ला के पीरियड में स्टेट विजिट एक्सचेंज हुई थी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, और ताल्लुकात खासे अच्छे थे। बावजूद इसके कि अंदर से बदगुमानी थी, लेकिन ये कि बज़ाहिर हालात में बेहतरी आई थी। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो एक मुस्तकिल पैटर्न है कि सऊदी अरब की ईरान के साथ ये बिल्कुल ही तसादुम वाली पॉलिसी है। बीच बीच में कोशिशें की गई हैं, जिसमें पाकिस्तान का भी अगर आप तारीख पर नजर डालें, पाकिस्तान ने 12 कोशिश की है सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। हमारे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने भी इस सिलसिले में कोशिश की, उससे पहले नवाज शरीफ ने भी कोशिश की, तो ये सिलसिला चलता रहा है। ये खुशाइन बात है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस फिल्म का इंटरव्यू में बात कही है, और हो सकता है इसमें जैसे आपने जिक्र किया कि इराक ने या कोई और मुल्कों ने बीच में पड़ के कुछ मुज़ाकरात में मदद दी हो, या खुद सऊदी अरब में चेंज ऑफ थिंकिंग हो, क्योंकि सऊदी अरब की यमन की पॉलिसी बिल्कुल नाकाम है। जो कुछ भी करने गए थे उसमें उनको कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो खुद अंदरूनी प्रेशर सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान पे कि अब आप हूसियों को भी, मोहम्मद बिन सलमान ने अपने इस इंटरव्यू में हूसियों को भी मुखातिब करके कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हम फंड करेंगे, लेकिन ये कार्रवाइयां अगर रुक जाती हैं और वहां पे अमन आ जाता है, अगर आप यमनी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। आपका क्या ख्याल है, हूसी जो है यमनी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेंगे? अब तक तो हुतियों का रवैया बड़ा सख्त है, मुस्तकिल उनकी तरफ से मिसाइल फेंके जा रहे हैं, और उनकी जो तो ऑयल की इंस्टॉलेशन और मुख्तलिफ जगह को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कि आम तौर पे तस्वुर ये है कि ईरान का हुतियों पे, जो कि शिया है, एक किस्म के पूरे अतनाशरी शिया तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक किस्म के शिया हैं, तो वहाँ पे ये सेक्टेरियन फैक्टर काम कर रहा है। और यकीनन ईरान हुतियों की बड़ी माली और फौजी इमदाद दे रहा है, डिप्लोमेटिक इमदाद दे रहा है। तो देखिए, असल में मसला ये है कि मैं खुद सऊदी अरब में सफीर रहा हूँ, बल्कि अभी मेरी किताब निकलने वाली है पाकिस्तान रिलेशन विद सऊदी अरेबिया। यकीनन एक तारीख है अरब अजम की, फिर सेक्टेरियन है शिया सुन्नी की, लेकिन ये कि मौजूदा तौर पे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी बड़े शदीद हैं। सऊदी अरब के जो असर रसूख है अपने खास इलाके में, जो गल्फ एरिया है, जीसीसी कंट्रीज में, बल्कि इसके बियॉन्ड भी है, उसको इस वक्त ईरान मुस्तकिल चैलेंज कर रहा है। खास तौर पे सीरिया में तो उसने एक लिहाज से सऊदी अरेबिया को आउट कर दिया है, और फिर ये कि इराक में भी उसका असर रसूख बड़ा है, लेबनान में तो पहले से मौजूद था, यमन के अंदर थ्रू हुती। तो इस लिहाज से देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये सिर्फ एक जबानी बातें नहीं है, उसमें देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गोइंग ऑन। लेकिन बहरहाल इसको मुज़ाकरात के जरिए से बिल्कुल शाहिद साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, हम देखें JCPO डील के हवाले से अब अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ वो इस डील में आए, लेकिन ईरान कह रहा है कि पहल आपने छोड़ा था, तो लिहाजा पहल आप ही करें। तो हम उसके हवाले से भी बातचीत चल रही है। दूसरी बात ये देखें कि अगर सऊदीया की हम बात करें तो सऊदीया का जो प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में रिलेशंस थे अमेरिका के साथ, वो रिलेशंस अभी नहीं है, उनके डिफरेंसेस आ रहे हैं जो बाइडन इंतज़ामिया से। तो क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि सऊदीया ने ये पॉलिसी की हो कि अपने रवायती हरीफ से मुफाहमत की बात की जाए? ये बिल्कुल मैं भी ये कहने वाला था कि अमेरिका ने, आपने देखा है कि उन्होंने यमन की जो कोलिशन है उससे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और UAE जो है गालिबन उसने भी विड्रॉ किया है। तो अब आप देखें, इसलिए सऊदीज़ जो हैं वो शायद मजबूर हो गए हैं कि अब जब अमेरिकन सपोर्ट नहीं रही है यमन में, तो लिहाजा अब उन्होंने एक जिसको कहते हैं ना अपना फ्रेंडशिप की बात की है, हालात को बेहतरी की बात की है अपना ईरान के साथ। लेकिन इसमें यकीनन पाकिस्तान का भी एक माजी में, जिसमें बैशर साहब फरमा रहे हमारा रोल रहा है। अभी भी चंद दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो सब अपना ईरान गए हुए थे। यकीनन वहाँ पे उन्होंने टॉप लीडरशिप से मुलाकात की, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट। अफगानिस्तान की भी बात की होगी, अपना ईरान साहब, अपना सऊदी अरेबिया के जो दरमियान जो बेहतरी का एक प्रोसेस शुरू है उस पर भी बात की होगी। और पाकिस्तान का हमें वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड मीडिएट, बल्कि हमने तो मीडिएट किया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे, आर्मी चीफ गए हैं, हमारे जो और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कई टूर कर चुके हैं वहाँ पे।
तो लिहाजा ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का भी एक बड़ा एक्टिव रोल वहाँ पे, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में है। वी डोंट वांट सऊदीज एंड द ईरानियंस टू बी फाइटिंग, क्योंकि ईरान तो हमारा इमीडिएट नेबर है। सऊदीज के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुक आते हैं, उसकी तो ब्रिगेडियर ज़्यादा साहब, मजीद आज डिटेल में इमरान जाने की खान ने जरूरत भी ही इसे नहीं। बड़ा खुशाइन बयान करार दिया है और कहा है कि हम चाहते हैं कि अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। आप जी, दोनों इम्पोर्टेंट बात जी ये है कि पाकिस्तान ईरान के दरमियान देखें ना, अभी एक हाल ही में मंद में एक ट्रेड रूट जो है उसका इनॉग्रेशन हुई है। उसके अलावा आप देखें ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन थी, ये जो उनके रेबल ग्रुप इधर आते थे, कुछ यहाँ से उधर जाते थे, अब उसके लिए भी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो पाक ईरान बॉर्डर की फेंसिंग है वो भी उसमें पेशरफ्त हो रही है, मामला आगे चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में अब एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है रीजनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और ठीक। ट्रेड के मामला। तो लिहाजा ये एक दिस इज समथिंग व्हिच वी लाइक। लेकिन अब एक मैं बात सिर्फ कह दूं बिफोर द टाइम फिनिशेस कि देखें, इंडिया ने हमेशा ये कहा है और उन्होंने रिजेक्ट किया थर्ड पार्टी मीडिएशन ऑन कश्मीर। अब यूएई जो है अगर वो मीडिएट कर रहा है तो क्या ये मीडिएशन इस हद तक की सिर्फ है, मिसाल के तौर पे कि कुछ उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर आ जाएंगे फिर हम टेबल पे बैठ जाएंगे, या कोई ऐसा और हल निकलेगा आर्टिकल 370 को किसी तरह कोई ऐसे, वी डू नॉट नो कि क्या होना। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इंडियन कश्मीर का जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो जिसमें पाकिस्तान ने कहा है कि वी आर प्रिपेयर्ड कि एक बायलैटरल सोल्यूशन हो, बायलैटरल डायलॉग से बैठ के हम इसके एक मसले का हल निकालें पीसफुली, एमिकेबली। लेकिन क्योंकि हाँ, अनलेस यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व हो, अमेरिकी इन्वॉल्व हो, सुपर पावर्स इन्वॉल्व हो, तो ये अभी देखना ब्रिगेडियर है। साहब, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपसे कल मुलाकात करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।